हेलो एवरीवन, मेरा नाम रुद्रांश है और आज हम देखने वाले हैं फर्स्ट लॉ हीट एंड वर्क एंड एनर्जी, जो कि सेकंड चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स का। ये हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं ईएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि हेल्पफुल होंगे अदर डिफरेंट एग्जामिनेशंस में। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर बोला गया है कि द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सर्टेन सिस्टम। यहाँ बोला गया है कि इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सर्टेन सिस्टम इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर अलोन। ठीक है ना? तो कब होता है टेम्परेचर अलोन? इंटरनल एनर्जी के लिए हम बोलते हैं कि फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है आइडियल गैस के लिए। ठीक है, इज गिवन बाय फॉर्मूला इज इक्वल्स टू, ये तुम्हें दे रखा है, इज इक्वल्स टू 25 प्लस 0.25 टी किलो जूल। ओके, इफ दिस सिस्टम एग्जीक्यूट अ प्रोसेस फॉर विच द वर्क डन बाय इट पर डिग्री टेम्परेचर इंक्रीजेस इज इतना। यहाँ पर वर्क डन दे रखा है पर डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज के लिए 0.75 किलो न्यूटन। हमें बताना है हीट इंटरेक्शन पर डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज। ओके, ठीक है, लेकिन हमें चेंज एनर्जी नहीं पता, इंटरनल एनर्जी। तो हमें ई दे रखा है, ई इज इक्वल टू 25 प्लस 0.25 ऑफ टी। ठीक है, हम इसे चेंज करने के लिए क्या करें, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डी ई बोल सकते हैं क्योंकि इंटरनल एनर्जी फंक्शन है टेम्परेचर का, तो इसी को ही हम डी यू भी बोलेंगे। इज इक्वल्स टू डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो 0.25 आ जाएगा। ठीक है, किलो न्यूटन मीटर आ जाएगा, या किलो जूल, या इसी को ही किलो जूल ही बोलते हैं, और किलो जूल। ठीक, ये हमें आ गया इंटरनल एनर्जी। तो बाय फर्स्ट लॉ, ठीक है ना, बाय फर्स्ट लॉ हम लगा रहे हैं। फर्स्ट लॉ क्या हो जाएगा, डेल क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। हमें डी डब्ल्यू पता है, तो डी यू कितना हो जाएगा, 0.25 प्लस 0.75। ओके, तो 1 किलो न्यूटन, 1 किलो न्यूटन और किलो जूल विल बी आर राइट आंसर। ठीक है, सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां लिखा है कि द हीट ट्रांसफर Q, the work done W and the change in internal energy U are all zero। ठीक है ना, सब जीरो है। Q जीरो है, W जीरो है एंड U जीरो है। इन द केस ऑफ हमें बताना है। तो हम पहले पढ़ते हैं द रिजिड वेसल मतलब क्या कि चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या है, चेंज इन वॉल्यूम डेल V क्या है, जीरो है। तो वर्क कितना हो जाएगा, डेल W कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक, इतना हमें पता चल गया। ठीक है, हमारी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। बट यहाँ पर कंटेनिंग अ स्टीम एट 150 डिग्री सेल्सियस लेफ्ट इन द एटमोस्फियर विच इज एट इतना। यहाँ देखो टेम्परेचर चेंज दिख रहा है, कोई इंसुलेशन नहीं है, सो हीट ट्रांसफर होगा। तो Q विल बी नॉट जीरो, Q नहीं जीरो है, तो ये हमारी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। Q जीरो होना चाहिए था। ठीक है ना, वहां पर इंटरनल एनर्जी का ट्रांसफर होगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ओके, यहाँ सेकंड देखते हैं कि 1 kg ऑफ गैस कंटेन्ड इन एन इंसुलेटेड सिलेंडर, मतलब हीट ट्रांसफर जीरो है। ठीक है, हीट ट्रांसफर जीरो है सेकंड ऑप्शन में। ठीक है, एक्सपेंडिंग एज द पिस्टन मूव कर रहा है स्लोली आउटवर्ड, मतलब वर्क डन जीरो नहीं है, मतलब पी डीवी हो रहा है, मतलब वर्क इज इक्वल टू पी डीवी जो होता है चेंज इन वॉल्यूम। पिस्टन स्लोली मूव कर रहा है आउटवर्ड, मतलब चेंज इन वॉल्यूम शो कर रहा है एट पार्टिकुलर प्रेशर। सो यहाँ पर वर्क डन जीरो नहीं है, सो ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि हमें वर्क डन जीरो चाहिए था। अभी ये बड़ा है तो इसे हम छोड़ते हैं, डी को देखते हैं। फर्स्ट 1 kg ऑफ एयर फ्लोइंग एडियाबैटिकली बोल दिया। ठीक है ना, एयर फ्लो कर रही है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इनटू अ प्रीवियसली इवैक्यूएटेड बॉटल। ठीक है ना, एडियाबैटिक है, क्यों तो तुम्हारा जीरो है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इनिशियली इवैक्यूएटेड बॉटल है, यहाँ वर्क डन भी जीरो है क्योंकि यहाँ तुमने चार्जिंग ऑफ सिलेंडर वो कंटेनर पढ़ा होगा ना, चार्जिंग जो हम करते हैं, चार्जिंग। यहाँ पर एयर आती है, इनिशियली इवैक्यूएट था ना, इवैक्यूएटेड था पहले, हमने पढ़ा था ना ये। तो यहाँ पर
चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होती है, वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी नॉट जीरो हो जाती है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। सो हमारा राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। अभी से पढ़ लेते हैं क्या मतलब बोल रहा है। अ रिजिड वेसल, पहले बोल दिया रिजिड वेसल है मतलब W तुम्हारा जीरो हो गया। कंटेनिंग अमोनिया गैस, कंटेनिंग अमोनिया गैस कनेक्टेड थ्रू अ वॉल, ठीक है ना, टू एन इवैक्यूएटेड बोला है, इवैक्यूएटेड रिजिड वेसल, ठीक है, पहले इवैक्यूएटेड बॉटल है। जैसे यहाँ कंडीशन थी, मतलब अभी बोल रहे हैं कि इंटरनल एनर्जी कुछ चेंज होगा, लेकिन द वेसल, द वॉल, द कंटेनिंग पाइप्स बीइंग वेल इंसुलेटेड, क्या है वेल इंसुलेटेड, यानी Q0 हो गया, एंड द वॉल बीइंग ओपन, और वॉल को ओपन किया। आफ्टर अ टाइम कुछ टाइम बाद, द कंडीशन थ्रू द टू वॉल वेसल बिकमिंग यूनिफॉर्म, अब जब यूनिफॉर्म हो जाएगा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ऑल थ्री कंडीशन इज सेटिस्फाइड हियर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ असर्शन बोल रहा है द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स Cp by Cv, यानी Cp by Cv क्या हो गया, गामा एडियाबैटिक इंडेक्स, डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो क्या डिक्रीज करता है इंक्रीज इन, तो ये सही बात है। क्यों, क्योंकि Cp भी टेम्परेचर इंक्रीज अगर हम करते हैं तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर भी इंक्रीज होता है और Cv भी इंक्रीज होता है, ठीक है, और Cp बड़ा होता है Cv से, तो Cp by Cv ये तेजी से बढ़ता है, ठीक है, ये थोड़ा सा तेजी से बढ़ता है, ये थोड़ा सा स्लो बढ़ता है, ओके। अब Cp by Cv ये ज्यादा बढ़ेगा तो गामा की वैल्यू हमारी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तो इट इज ट्रू, ठीक है, ये असर्शन इज करेक्ट। रीजन क्या है कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर Cp डिक्रीजेस, नहीं दोनों बढ़ते हैं, टेम्परेचर के इंक्रीज के कारण Cp बढ़ेगा Cv भी बढ़ेगा, दोनों बढ़ते हैं, तो ये हमारा गलत हो गया। सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर Cp ऑल्सो इंक्रीजेज, नो, एंड Cv बोथ विल इंक्रीज, बट रेट ऑफ इंक्रीज जो होगा वो Cv का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू Cp, ये हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4th, मैच द कर्व्स, क्या बोला है इसमें, बोला है कि मैच द कर्व्स, डायग्राम दे रखा है, ये पीवी डायग्राम है, ठीक है, ये पीवी डायग्राम है, ओके ओके, एंड विद अ डायग्राम यहाँ पर टीएस डायग्राम दे रखा, ओके। अब देखो यहाँ पीवी डायग्राम है, तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट प्रेशर हो गया, कांस्टेंट प्रेशर हो गया, ये आइसोथर्मल कांस्टेंट टेम्परेचर, ये एडियाबैटिक हो जाएगा, ठीक है ना, ये एडियाबैटिक हो जाएगा, और ये तुम्हारा जो है ये ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सॉरी, ये कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू, ठीक, ये प्रोसेसेस है। अब हमें इसमें मिलाना है ए के साथ, ए क्या है, ए है कांस्टेंट वॉल्यूम, तो कांस्टेंट वॉल्यूम वाला कौन सा जाएगा, जिसकी स्लोप ज्यादा होगी, ये तुम्हारा कांस्टेंट वॉल्यूम है, मतलब ए के साथ जाएगा 2, तो यही दोनों 2 बचे, मतलब ये गलत और ये गलत, ठीक, ये 2 बचे। अब देखो 2 जब दोनों बचे हैं यहाँ पर और इसके साथ 3 है, तो हमें बी चेक करने की जरूरत नहीं है, 3 ही होगा। अच्छा, फिर सी भी हमें चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 4 ही 4 है, दोनों 4 है। अब हमें देखना है डी, डायरेक्टली डी देखो, डी ये क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस। अब लेकिन यहाँ पर हमें 1 भी दे दिया है और 5 भी दे दिया है, 1 भी दे दिया है और 5 भी, बोथ आर एडियाबैटिक प्रोसेसेस, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एंट्रोपी तुम्हारी कांस्टेंट है, तो बोथ आर आइसेंट्रोपिक और रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेसेस। लेकिन यहाँ फॉर एक्सपेंशन, जब एक्सपेंशन होगा तो हमारा टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ड्रॉप इन टेम्परेचर होगा। तो ड्रॉप इन टेम्परेचर कहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, 0 से 5 के लिए ड्रॉप इन टेम्परेचर से हो रहा है। सो राइट ऑप्शन विल बी 5th, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, बी विल बी आवर आंसर। वो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2.5, ये बोल रहा है मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया है, लिस्ट 1 में क्या है कि वर्क डन इन अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में वर्क डन कितना होता है सर, यह आपको पता होगा कि P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n-1, मतलब A का 4 हो जाएगा, सिंपल, A का 4। वर्क डन इन स्टेडी फ्लो प्रोसेस, स्टेडी के लिए जो होता है वो स्टेडी फ्लो माइनस VDP, यहाँ दिया है, B का क्या दिया है, 1 दिया है, तो हमने ऑप्शन चेक किया, A का 4 और B का 1, देखो यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इन दोनों को हम हटा देते हैं, ठीक ना, ये दोनों चेक हो गए कि A भी हो सकता है, C भी हो सकता है। अब नेक्स्ट इज कि हीट ट्रांसफर इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, सर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में
हीट ट्रांसफर कितना होता है सर, 0 होता है, ठीक है ना, कितना होता है 0, तो सी का हो जाएगा 2, जैसे होगा सी का 2 तो हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। डी के देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन देख लेते, वर्क डन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस ना, वर्क डन क्या है, आइसेंट्रोपिक, मतलब आइसेंट्रोपिक क्या, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, तो क्या हो जाता है P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1, ये ध्यान, गामा माइनस 1, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहां पर दिया है कि व्हेन अ सिस्टम इज टेकन फ्रॉम स्टेट ए, यहां से और स्टेट बी तक जा रहा है अलोंग अ पाथ ए टू सी एंड देन बी, ठीक है ना, 180 किलो जूल ऑफ हीट फ्लोज इनटू द सिस्टम, कितना जा रहा है 180 किलो जूल, तो मतलब यहाँ पर कितना का हीट सप्लाई हो, Q इज इक्वल टू हीट सप्लाई इनटू द सिस्टम इज 180, पॉजिटिव का हो जाएगा, हीट सप्लाई टू द सिस्टम 180 इनटू द सिस्टम एंड डज अ वर्क ऑफ, कितना वर्क डन कर रहा है, वर्क डन कर रहा है W इज इक्वल टू 130 किलो जूल का, ठीक है, तो बताओ हाउ मच हीट विल फ्लो इनटू द सिस्टम अलोंग द पाथ A D एंड B, A D B में कितना हीट फ्लो होगा, ठीक है, इफ द वर्क डन बाय इट इज इतना, वर्क डन बाय इट अलोंग द पाथ, बाय द सिस्टम मतलब बाय इट मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम मतलब वर्क डन हो रहा है पॉजिटिव 40 किलो जूल का, ठीक। तो अब हमें यहाँ पर दे रखा है ए टू बी जाना है, तो हमें पता है Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, ठीक है, हमें दिया है 180 इज इक्वल टू डेल्टा U और प्लस W 130, ठीक है ना, तो डेल्टा U इज इक्वल टू हो गया कितना 50, डेल्टा U आ गया मतलब UB माइनस UA इज इक्वल टू 50 किलो जूल, ठीक है। अब देखो अगर हम यहाँ पर देखते हैं वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन इतना ही हमें इंटरनल एनर्जी के चेंज इसमें भी मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक के लिए भी मिलेगा, और वर्क डन हमें दे रखा है तो Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W हमें करना होगा, ये जाना है इस पाथ में A टू D देन B, ठीक है, इज इक्वल टू डेल्टा U के लिए हमें 50 दे दिया प्लस W हमें दे रखा था, कितना हो रहा था, कितना वर्क कर रहा है 40, तो कितना हो गया 90 किलो जूल, 90 किलो जूल ऑफ हीट ट्रांसफर विल फ्लो इनटू द सिस्टम, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, नाउ 7th क्वेश्चन, यहां पर बोल रहा है गैस एक्सपेंड्स फ्रॉम प्रेशर 1 टू प्रेशर 2, ठीक है, इफ द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन इज आइसोथर्मल, क्या बोल रहा है प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन कैसा होगा, आइसोथर्मल होगा। ओके, ये अगर मैं पीवी डायग्राम बनाता हूं, आइसोथर्मल मैंने एक्सपेंशन शो कर दिया है, ये तुम्हारा P1 था और ये क्या है तुम्हारा P2, ठीक ना, 1 से 2 जा रहा है, 1 to 2 जा रहा है, 1 P1 एंड P2। ओके, होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। the volume at the end of the expansion is, यहां पर बोला है वॉल्यूम कितना है 0.55 मीटर क्यूब दे रहा है। इफ द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन इज एडियाबैटिक, क्या है एडियाबैटिक, अगर एडियाबैटिक होगा तो स्लोप इसकी कम हो जाएगी, ऐसे जाएगी कुछ, ठीक है, मतलब इससे कम हो जाएगा ना, ये कम होगा इससे, ठीक है, ऐसे जाएगी स्लोप क्योंकि स्टीपर होता है ना एडियाबैटिक का। ओके, तो वॉल्यूम एट द एंड ऑफ द एक्सपेंशन विल क्लोजर टू, अब हमें यहां पर बताना है कि कितना वॉल्यूम आएगा। एक चीज देखो कि जब ये स्टीपर होगा तो ये वॉल्यूम जरूर इससे कम ही होगा, इससे जब कम होगा तो ऑप्शन क्या ये होगा, क्या नहीं हो सकता, इससे ज्यादा होगा क्या नहीं होगा, इससे ज्यादा होगा क्या नहीं होगा, तो ऑप्शन कितना बचा, ए बस बचा, ऑप्शन सिर्फ ए, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2.8, वर्क डन इन कंप्रेसिंग अ गैस आइसोथर्मली इज गिवन बाय, ठीक है ना, वर्क डन इन कंप्रेसिंग अ गैस इज आइसोथर्मली इज गिवन बाय। तो देखो आइसोथर्मल, इसमें ध्यान देना कि आइसोथर्मल तुम्हारा कंप्रेशन हो रहा है, आइसोथर्मल कंप्रेशन के लिए तुमने आइसोथर्मल के लिए वर्क पढ़ा होगा CLN V2 बाय V1 इज इक्वल टू CLN P1 बाय P2, ऐसा C क्या होता है, C इज इक्वल टू P1 V1 P2 V2 इज इक्वल टू MRT1 या फिर MRT2, ये कुछ भी हो सकता है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो ये हो गया MRT1 ln P1 बाय P2, अकॉर्डिंग टू दिस ये फॉर्मूला हमारा ये आंसर हो रहा है, लेकिन यहां पर आ जाएगा माइनस MRT1 ln P2 बाय P1, और ये क्या होगा W। अभी हमें पता है कि
कंप्रेसिंग अ गैस, कंप्रेसिंग मतलब निगेटिव वर्क होगा, तो W कंप्रेसिंग इज इक्वल टू MRT1 ln P2 by P1। सो एक मिनट, यहाँ मैंने पीछे लिख दिया, एक मिनट, टाइमर और फिर, तो ये हो जाएगा MRT1 ln P2 by P1। सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी इज आर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9। ठीक है, यहां पर बोला है कि द कंट्रोल मास अंडरगोज अ प्रोसेस फ्रॉम स्टेट 1 एंड टू स्टेट 2 एज शोन इन द फिगर बिलो। ठीक है, यहां से 1 से 2 जा रहा है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम इज 200 किलो जूल, 200 किलो जूल बता रहा है। इफ द कंट्रोल मास रिटर्न एडियाबैटिकली, एडियाबैटिक रिटर्न होगा। ठीक है, एडियाबैटिक रिटर्न होगा ऐसे करके, क्योंकि इसकी स्लोप तो ज्यादा होगी, ऐसे करके रिटर्न होगा, फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2 जाएगा। ठीक है, फिर से वापस से, तो उसका स्टीपर रहेगा ड्यूरिंग द रिटर्निंग प्रोसेस। तो बताओ वर्क डन कितना रहेगा ड्यूरिंग द रिटर्निंग प्रोसेस, हमें वर्क निकालना है रिटर्न में। तो देखो 1 से 2 अभी तक आया है, 1 से 2 अभी तक, यहां पर देख लो अच्छे से कि 1 से 2 अभी तक आया है, तो यहां पर कितना वर्क हुआ और कैसे आया है, कैसे, इस चीज को समझो कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द हीट ट्रांसफर दिया है हमें, कितना दिया है, क्यू दे रखा है। 1 से 2 के लिए हमें क्यू दे रखा है, हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम प्लस 200 किलो जूल ना। सिस्टम में जो हीट आती है उसे पॉजिटिव लेते हैं। इफ द कंट्रोल मास, ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब हमें डब्ल्यू निकाल लेना है। डब्ल्यू कितना होगा, यही होगा, पूरा एरिया डब्ल्यू होगा। तो हमें ये ट्रापेजॉइडल बन रहा है, तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा इनटू 2, एंड सम ऑफ पैरेलल साइड इज इक्वल टू यहाँ 300, यहाँ 100, मतलब 400 हो गया, 400 हो गया। तो ये कितना आ गया 400। क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा था, ये देखो क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। तो वर्क हम क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो पॉजिटिव वर्क मिल गया। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाएगी, Q माइनस डब्ल्यू, क्या हो जाएगा, Q माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू Q माइनस डब्ल्यू, जैसे करोगे तो -200 किलो जूल। हमें एक्सपेंशन में हमारी चेंज इन इंटरनल एनर्जी इतनी हमारी डिक्रीज कर रही है, एक्सपेंशन में इंटरनल एनर्जी हमारी डिक्रीज कर रही है। लेकिन जब हम वापस से वही प्रोसेस को रिवर्स करेंगे 2 से 1 जाएंगे, क्या जाएंगे, 2 से हम 1 जाएंगे, तो हमें इतनी इंटरनल एनर्जी वापस से देनी पड़ेगी सिस्टम में। जब हमें इतनी इंटरनल एनर्जी देनी पड़ेगी तो डेल्टा U प्लस डब्ल्यू ना, डब्ल्यू, ओके, यहाँ से अब 2 से हम 1 जा रहे हैं, तो हमें इतनी इंटरनल एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अब ये क्या इतनी देंगे, मतलब पॉजिटिव का 200। अब देखो ये हमने दिया, हमें निकालना वर्क, तो हीट बोल रहा है इफ रिटर्न एडियाबैटिकली, यहाँ देखो रिटर्न एडियाबैटिकली, तो Q विल बी 0, कंसीडरिंग विल बी 0, एंड W, तो W इज इक्वल हो जाएगा -200 किलो जूल। ठीक है ना, 200 किलो जूल, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा जी, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, यही चीज हमने समझाई कि यहाँ पर Q जब रिटर्न करेंगे, जब हम वापस से उसी सेम पाथ को फॉलो करके वापस से रिटर्निंग जब करेंगे प्रोसेस को, रिटर्न करेंगे प्रोसेस को, तो जितनी इंटरनल एनर्जी हमारी लॉस हुई थी, हमें उतना वापस से इंटरनल एनर्जी उसमें देना पड़ेगा, तभी वो अपनी इनिशियल कंडीशन को अटेन करेगा। दैट्स वाई हमें उतनी इंटरनल एनर्जी प्लस 200 देनी पड़ेगी सिस्टम में। तो ये आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10th। ठीक है, 10 देखते हैं। यहां पर बोला है कि अ टैंक कंटेनिंग एयर इज स्टायर्ड बाय अ पैडल व्हील। एक टैंक है, ठीक है, ऐसा टैंक है, उसके अंदर एक क्या लगा है, स्टायरिंग व्हील लगा है, और ये स्टायर हो रहा है। तो वर्क इनपुट टू द पैडल व्हील, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, W जो पैडल को दे रहे हैं, पैडल को हम दे रहे हैं वर्क, वो हो गया 9000 किलो जूल। ठीक है, ये दिया 9000 किलो जूल। एंड द हीट ट्रांसफर्ड टू द सराउंडिंग, एंड हीट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द टैंक, कितना Q जा रहा है, Q बाहर जा रहा है,
तो Q जो बाहर जा रहा है -3000 किलो जूल जा रहा है, बाहर जा रहा है। जब किसी सिस्टम में हीट अंदर आती है तो उसे पॉजिटिव ले रहे हैं हम, और जब बाहर जा रही है तो निगेटिव ले रहे हैं। तो बताना है द एक्सटर्नल वर्क डन बाय द सिस्टम। एक्सटर्नल वर्क डन, सी यहां पर एक्सटर्नल वर्क डन होता है कि थर्मोडायनामिक वर्क के अलावा कौन सा वर्क डन हो रहा है। ठीक है, थर्मोडायनामिक वर्क, तो ये क्या हुआ, ये तो हमारा थर्मोडायनामिक वर्क हो रहा है, ठीक है ना, ये हीट ट्रांसफर हो रहा है, बट हमारा एक्सटर्नल वर्क हो रहा है क्या, अदर देन दिस सिस्टम, कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, यानी एक्सटर्नल वर्क डन विल बी जीरो। ये समझो, एक्सटर्नल वर्क डन विल बी जीरो। यही डाउट होगा आपको, डाउट कहाँ आएगा, यही डाउट आएगा कि भाई 9000 ही तो नहीं लगाना है कि एक्सटर्नल वर्क डन। यहां ध्यान दो, थर्मोडायनेमिक वर्क होता तब हम 9000 लगाते कि थर्मोडायनेमिक वर्क कितना हुआ है, लेकिन एक्सटर्नल वर्क डन विल बी जीरो ओनली। ठीक है, यहाँ एक्सटर्नल वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2.11। द डायग्राम शोन इन द फिगर रिप्रेजेंट रिवर्सिबल कंप्रेशन। रिवर्सिबल कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है, ये रिवर्सिबल कंप्रेशन ऑफ एयर ऑन द पीवी कोऑर्डिनेट्स। तो वर्क ऑफ कंप्रेशन नीडेड अ सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर। देखो, वर्क ऑफ कंप्रेशन नीडेड अ सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर इज अ क्या, स्टेडी फ्लो डिवाइस, और उसका जो हम वर्क डन डिफाइन करते हैं वो -VdP से करते हैं। मतलब जो एरिया हम लेंगे अबाउट P एक्सेस लेंगे, ये P है और ये V है, तो हम P एक्सेस के अबाउट लेंगे, तो मतलब यहां से लेंगे, तो ये वाला हम एरिया लेंगे, ये वाला कौन सा एरिया हुआ, तो वर्क डन जो हम कंप्रेशन के लिए लेते हैं इज अ स्टेडी फ्लो डिवाइस, और इसका एरिया आएगा ये, हम अबाउट V एक्सेस नहीं लेंगे, ठीक है ना, अबाउट V एक्सेस नहीं लेंगे, तो क्या आ जाएगा ABFG, ABFG, C विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी देखते हैं यहाँ assertion and reason। यहाँ लिखा है कि चेंज इन हीट एंड वर्क कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ डिफरेंस बिटवीन द एंड स्टेट्स। देखो, चेंज इन हीट मतलब डेल क्यू और डेल डब्ल्यू को हम कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज अ डिफरेंस बिटवीन द एंड स्टेट। एंड स्टेट मतलब पॉइंट प्रॉपर्टी की तरह हम उसे रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते, चेंज उसका बता ही नहीं सकते। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि दे आर नॉट पॉइंट फंक्शंस, दे आर नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स, दीज आर नॉट द प्रॉपर्टीज, दे बोथ आर नॉट प्रॉपर्टीज, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो कैन नॉट एक्सप्रेस, तो यस, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ डिफरेंस बिटवीन द एंड। हाँ, इसके हम पाथ बनाते हैं, इसलिए इसे हम पाथ बनाते हैं। ठीक है ना, इंटरनल एनर्जी को हम बता सकते हैं, यहाँ पर इंटरनल एनर्जी इतनी, हम इसे कोऑर्डिनेट में पीवी कोऑर्डिनेट टीएस, जिस कोऑर्डिनेट में हमें रखना है, हम इंटरनल एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी, हम उसे डिफाइन करते हैं एज अ पॉइंट, नो एंड स्टेट की जैसे बता सकते हैं। बट हीट एंड वर्क के लिए हम इसीलिए हम एक पाथ बनाते हैं कि इसके थ्रू इस तरह हीट या इतना वर्क हो रहा हो। ठीक है, सो दिस इज करेक्ट, हीट एंड वर्क बोथ आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल। सर गलत है, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल, because they are not the properties, they are not properties. Hope you have understood. So assertion is true and reason is false. Now 13th question is, heat cannot spontaneously pass from the colder region T colder to hotter region, ठीक है ना, hotter to a hotter system without simultaneously producing other effect, बिना किसी without simultaneously producing other effect in the surrounding, इसे नहीं किया जा सकता, कैन नॉट स्पॉन्टेनियसली। तो दिस इज करेक्ट ना, दिस इज करेक्ट, यही तो कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट बोलता था, यही तो कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट बोलता है। क्या बोलता है कि हम नीचे से किसी कूलर टेम्परेचर से हम ऊपर तक नहीं भेज सकते, नो, विदाउट प्रोड्यूसिंग अदर इफेक्ट इनटू द सिस्टम, ऐसा हम नहीं कर सकते उसमें।
ठीक है, अभी देखो रीजन क्या बोल रहा है, यहां पर बोल रहा है रीजन कि एक्सटर्नल वर्क मस्ट बी डन इनटू द हीट पंप में बोल रहा है, कर आप हीट पंप की बात कर रहा है, हीट पंप जो है external work must be put into the heat pump so that the heat can be transferred, यहाँ से heat can be transferred from the colder region से जो heat है वो hotter region तक चली जाए, तो it is true, ये तो हम ऐसा करते हैं, तो ये भी सही है। तो क्या ये दोनों बातें अलग अलग हैं या कोई कोरिलेशन कर रही हैं? कोरिलेट नहीं कर रही हैं। ये बता रहा है कि ये कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट बता रहा है, ये हीट पंप के बारे में बता रहा है। इस बात को समझो, ये कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है और ये हीट पंप की हीट ट्रांसफर के बारे में बता रहा है कि कोल्डर रीजन की हीट ऊपर चली जाएगी, ठीक है ना, लेकिन उसके लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, तो इट इज ट्रू, इट इज ट्रू, ठीक है ना। सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नाउ 14th देखते हैं, यहां पर बोला है कि एयर विद एंथैल्पी 100 किलो जूल पर केजी इज कंप्रेस्ड बाय एन एयर कंप्रेशर। देखो क्या हुआ है, एयर कंप्रेशर लग गया, ठीक है, हमने एक एयर कंप्रेशर लगा दिया, एक एयर कंप्रेशर जैसे लगा, हा? तो यहां से हमारी क्या जा रही है, हीट जा रही है, यहां से निकल रही है, ओके। इसकी यहां पर एंथैल्पी थी 100 किलो जूल पर केजी, ओके। एयर कंप्रेशर में टू अ प्रेशर एंड टेम्परेचर एट विच इट्स एंथैल्पी बिकम्स 200 किलो जूल पर केजी, इतना हो गया। लेकिन यहाँ पर लॉस ऑफ हीट हो रहा है 40 किलो जूल फ्रॉम द कंप्रेशर एज द एयर पासेस थ्रू इट, तो इस कंप्रेशर से यहाँ इंसुलेशन नहीं है तो हीट भी रिलीज हो रही है, क्यों, लॉस हो रहा है, तो -40 किलो जूल जा रहा है। निग्लेक्टिंग काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, a change in kinetic energy and potential energy is 0, ठीक है। अभी मास फ्लो रेट दे रखा है, मतलब यहाँ पर जो मास फ्लो रेट है जो ट्रैवल कर रहा है, तो ये 0.5 kg पर सेकेंड है। तो बाय यूजिंग स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन हम क्या बोल सकते हैं, m डॉट h1 प्लस काइनेटिक एनर्जी 0, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी 0 तो हम नहीं लिख रहे हैं, Q इज इक्वल टू m डॉट h2 प्लस W, ठीक। हमें क्या निकालना, पावर निकालना है, तो यही पावर निकालना है, ठीक है, ओके। तो W इज इक्वल टू, हम इसे यहां ले आए तो m डॉट, ठीक है। अच्छा ये भी तुम्हारा m डॉट और Q होगा ना, क्योंकि किलो जूल पर केजी था, तो हमने m डॉट को अलग कर दिया, h1 माइनस h2, h1 माइनस h2 और फिर और प्लस Q, ठीक है। अब ऊपर मैं इरेज कर देता हूं थोड़ा, ठीक है। अभी हम इसे लिख देते हैं, वैल्यू पुटअप करते हैं, तो W इज इक्वल टू m डॉट तुम्हारा 0.5 हो गया, मतलब हाफ होगा, h1 माइनस h2, h1 माइनस h2 मतलब -100 और फिर -40 था क्योंकि हीट बाहर जा रही थी, तो 140 का आधा तो -70 किलो वाट, ठीक है। और ये W, तो पावर रिक्वायर्ड कितना कर रहा है, पावर रिक्वायर्ड इज इक्वल टू हो रहा है, रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 70 किलो वाट, पॉजिटिव में आंसर है और ऑप्शन नंबर सी इसका, ठीक है, मजा आ गया, तो ऐसा रहेगा। Now next question is the internal energy of a gas, internal energy बोल रहा है U of a gas obeying van der Waal equation, van der Waal equation हमने पहले भी देखी थी, P प्लस ये होती है ना, P प्लस A अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम का स्क्वायर इन ब्रैकेट V माइनस B इज इक्वल टू RT। तो जो इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस जब वन डर वाल इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है तो उसका फंक्शन होती है नॉट ओनली टेम्परेचर, वो स्पेसिफिक वॉल्यूम के साथ भी होता है, तो आप इसे याद कर लो, ठीक है। तो इसमें टेम्परेचर नहीं, प्रेशर नहीं, टेम्परेचर स्पेसिफिक वॉल्यूम करेक्ट, प्रेशर स्पेसिफिक वॉल्यूम नहीं, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। इसे थोड़ा सा याद कर लो।
ओके, नाउ 16 देख रहे हैं कि असर्शन दिया है द थर्मोडायनेमिक सिस्टम, क्या है थर्मोडायनेमिक सिस्टम, मे बी कंसिडर्ड एज अ क्वांटिटी ऑफ वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है, उसे हम कंसिडर कर सकते हैं क्वांटिटी वर्किंग सब्सटेंस का, विद विच इंटरेक्शन ऑफ, जिसके साथ इंटरेक्शन ऑफ हीट होता है एंड वर्क होता है, और उसकी हम स्टडी करते हैं, आर स्टडी। सही बात है कि इस सिस्टम ही तो है, ये सिस्टम है, इसमें हीट का होता है और वर्क की स्टडी हम करते हैं। क्वांटिटी ऑफ वर्किंग फ्लूइड रहता है, यहाँ पर कुछ एयर वेयर होगी, तो ये क्वांटिटी ऑफ वर्किंग सब्सटेंस है with which interaction of heat and work are studied. It is true, and the energy is a form of work and heat, ठीक है, एनर्जी एक फॉर्म है, नो, इज इन द फॉर्म ऑफ वर्क एंड हीट, जो है एनर्जी जो रहती है वर्क या फिर हीट के फॉर्म में, क्यू के फॉर्म में, आर म्यूचुअली कन्वर्टिबल, तो यस आर कन्वर्टिबल, ठीक है ना, आप कन्वर्टिबल तो रहते हैं, बट ये पूरा नहीं होता, इसमें लॉस हो जाता है। जब हम हीट का कन्वर्जन जब वर्क में करते हैं तो कुछ लॉसेस भी काउंट होते हैं। तो म्यूचुअली कन्वर्टेबल, तो म्यूचुअली कन्वर्टेबल, हाँ कन्वर्टेबल तो है, ये कन्वर्टेबल है, म्यूचुअली कन्वर्टेबल है, ठीक है, लेकिन क्या दोनों इंटरलेट कर रहे हैं? नहीं, तो आंसर इज बी, ठीक है। ये सिस्टम के बारे में बता रहा है, ये एनर्जी के बारे में बता रहा है, कैसे एक साथ कर सकते हो आप, नहीं कर सकते ना, ये सिस्टम के बारे में बता रहा है। व्हाट इज सिस्टम, ये बता रहा है कि एनर्जी जो होती है, एनर्जी जो क्यू और वर्क के फॉर्म में होती है, वो म्यूचुअली कन्वर्टेबल, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पी इज करेक्ट, बोथ assertion and reason are true, but reason is not a correct explanation of, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डेटा गिवन इन द टेबल रेफर्स टू एन इंजन बेस्ड ऑन कार्नोट साइकिल, कार्नोट साइकिल पे है Q1 तुम्हारा, ठीक है ना, इंजन है, पहली बात यह ध्यान रखना, और कार्नोट साइकिल पे है, तो ये तुम्हारा इंजन हुआ, यहाँ से हीट आ रही होगी, यहाँ से हीट जा रही होगी, और यहाँ से हमें वर्क प्रोड्यूस कर रहा होगा, ठीक है, यहाँ से वर्क प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ Q1 दे रखा है, इसकी यूनिट पे गौर करना, किलो जूल पर मिनट, यानी हमें डिवाइड बाय 60 करोगे तभी किलो जूल पर सेकंड, ये किलो जूल पर सेकंड तभी किलोवाट हो रहा है, ठीक। अब बता रहा है, यहाँ में टेबल दे दिया Q1 Q2 सीरीज 1 1 2, और ये तुम्हारा एक इंजन के दे दिया। If heat received by the engine, if the heat received by the engine is, यहां पर दे रखा है अदर के लिए 2000 डिवाइड बाय 60, 2000 डिवाइड बाय 60 किलोवाट हो गया ना, तो ये कट, तो ये Q1 आ गया, ठीक। तो बताओ द वर्क आउटपुट वुड विल बी नियरली, तो एक ही हमारा इंजन है, जब वो इतना रिसीव कर रहा है हीट, तो क्या रहेगा उसका आउटपुट, हमसे ये पूछ रहा है, सिंपल। यानी इसकी एफिशिएंसी तो विल बी कांस्टेंट ओनली। एफिशिएंसी कितना होता है, एफिशिएंसी इज W ऑफ दिस इंजन, WX हम बोल देते हैं, अपॉन Q1 हीट रिसीव्ड इज 200 डिवाइड बाय 6, तो 6 ऊपर आ गया, इज इक्वल टू, अब हम यहाँ से किसी को ले लेते हैं, यहाँ से हमने ले लिया जिसको हम डिवाइड कर पाए, तो हम देख रहे हैं यही वाला को ले लेते हैं, हाँ, तो W हमें दे रखा कितना 9.85, ओके, और हीट सप्लाइड इज इक्वल टू डिवाइड बाय 60 करोगे, इसमें डिवाइड बाय 60 करोगे तो 630 आ जाएगा, ठीक है, 30 आ गया, ओके। अभी हमने यह से ये काट दिया, ठीक है, और 2 3 और 2 10 तो W इज इक्वल टू 98.5 अपॉन 3 3 9। अब देखो ये 10 के आसपास पहुंच गया ना, 10 के आसपास, तो हम इसे डिवाइड करेंगे 9 1 9, ठीक है, और 9 9 81, ठीक है ना, जीरो लिया हमने, 9 9 समथिंग 81 जा रहा है, तो 10.9 आ रहा है, और यही ऑप्शन देखे हमने, डी इज अ करेक्ट ऑप्शन, तो क्या आंसर हो गया अपना, ये अपना आंसर होगा, ठीक है। क्लोज टू, हमें अप्रोक्सीमेशन पे ज्यादा यूज करना है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना, क्योंकि ESC का है, कैलकुलेटर हमारे पास नहीं होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The system, while undergoing a cycle A, B, C, D, A, has the values of heat and work transfer as well. अभी बताना हमें पावर डेवलप्ड बताना है किलोवाट में, तो पावर डेवलप्ड कितना हुआ, A, B, C, D कोई साइकिल है, तो नेट W हमें निकाल लो, नेट W तो हमने निकाल लिया ना, लेकिन किलो जूल पर मिनट में दिया है, तो हमने माइनस किया 180, ठीक है ना, तो 74 में 80 माइनस करोगे -6, और -6 का हो जाएगा कितना 94, यहाँ 3 में से 1 गया तो 2,
ठीक है, अपॉन 60 कर दो। 60 को हमने 6 को हटा रखा, 6 24, और ये तुम्हारा आ रहा है 9.9 आ रहा है। तो इतना किलोवाट विल बी राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हमने क्या किया, ये किलो जूल पर सेकेंड कर दिया, सिंपल, और कुछ नहीं किया। डब्ल्यू नेट निकाला ना, माइनस किया दोनों को और डिवाइड बाय 60 कर दिया। सो सिंपल क्वेश्चन। अभी यहाँ पर बोला है 19th, क्या बोला है, फर्स्ट प्रोसेस दिया है, सेकंड में कैरेक्टरिस्टिक दे रखी है। यहाँ थ्रॉटलिंग प्रोसेस दे रखा है। थ्रॉटलिंग में हमारी इंथैल्पी होती है कांस्टेंट, तो हमने ए का देखा, क्या ए का इंथैल्पी कांस्टेंट, तो 4 इज करेक्ट ना, 4 हो गया। ठीक है, तो हमने जो 4 है उसी को बस रखेंगे, तो ए और सी अभी सही है। ठीक, बाकी को हमने हटा दिया, ये हट गया और ये हट गया। ओके, अब देखते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक जब प्रोसेस होता है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस TS डायग्राम में, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि वर्क रहता है, नो चेंज इन एंट्रोपी। ये सही बात है, कोई भी चेंज इन एंट्रोपी नहीं होती, तो ये करेक्ट है। तो 2 हो गया इसका, तो 4 2 ये आ गया, तो ए इज करेक्ट। अब आगे देख लेते हैं, फ्री एक्सपेंशन अगर रहता है, फ्री एक्सपेंशन वर्क डन कितना होता है, 0 होता है, तो वर्क डन तो सी का हो गया 1। ठीक है, एंड आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल में कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी रहती है, मतलब डेल्टा यूज इक्वल टू 0 रहता है, तो U1 इज इक्वल टू U2 हो गया, तो कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी रहती है, तो डी का 3 हो गया। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर असर्शन एंड रीजन की बात आ रही है। यहाँ देखो, इफ द इंथैल्पी ऑफ अ क्लोज सिस्टम डिक्रीजेस बाय 25 किलो जूल। पहले बात तो क्लोज सिस्टम की जब भी बात होती है, तो हमारा फर्स्ट लॉ बोलता है डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डब्ल्यू, डेल डब्ल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात होती है, तो यहाँ बोल रहा है कि इफ द इंथैल्पी ऑफ अ क्लोज सिस्टम, इंथैल्पी हम कहाँ पर बात करते हैं, जब स्टेडी फ्लो ओपन डिवाइसेस रहते हैं ना, ओपन डिवाइसेस के लिए, ओपन सिस्टम्स के लिए हम इंथैल्पी की बात करते हैं, क्लोज सिस्टम में इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं। तो ये डिक्रीज इन इंथैल्पी इज गलत, आगे बात करने की जरूरत ही नहीं। व्हाइल द सिस्टम रिसीव इतना, यहाँ तुम्हें हीट दे दिया, वर्क दे दिया, तो गलत बोल रहा है कि हम इंथैल्पी यहाँ यूज नहीं करते, इंथैल्पी यूज नहीं होती, तो एक गलत हो गया। जब एक गलत हो गया तो हमारे पास पता है डी इज अ राइट आंसर। ठीक है, नीचे देख लेते हैं कि द फर्स्ट लॉ एनर्जी बैलेंस फॉर द क्लोज सिस्टम इज delta E is equals to Q minus W is correct, and notations have their usual meanings, so it is correct ना। पढ़ने की जरूरत भी नहीं, अगर हमने देख लिया यहाँ पर कि इंथैल्पी क्लोज सिस्टम के साथ आती ही नहीं है, इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात होती है क्लोज सिस्टम की, तो ये चला गया। ओके, 21 देखते हैं, assertion रीजन में, in thermodynamic analysis the concept of reversibility is that a reversible process is the most efficient process। so सही बात है, reversible is an ideal process, not most efficient process होता है, तो ठीक है, क्योंकि the energy transfer as a heat and work during the forward process as always identical equals to the energy transfer of heat and work during the reversal of the process। तो सही बात है, इक्वल ही रहता है, क्योंकि क्यों ऐसा होता है कि जो एनर्जी ट्रांसफर फॉरवर्ड स्ट्रोक में हो रहा है वही तुम्हारे रिवर्स में भी होगा, क्योंकि वो सेम पाथ को ही फॉलो करता है, तो इट इज ऑल्सो ट्रू, तो इसीलिए इफिशियंट है, इसीलिए इफिशियंट है। देखो यहां पर बोल सकते हैं कि ड्यूरिंग, देखो दोनों चीजें सही हैं, दोनों चीजें सही हैं कि मोस्ट इफिशिएंट प्रोसेस होता है, एनर्जी ट्रांसफर हीट एंड वर्क फॉरवर्ड में आइडेंटिकल होता है, नो ऑलवेज आइडेंटिकल इक्वल्स टू रिवर्स में। ठीक है, दोनों बातें तो सही है, लेकिन कोरिलेशन नहीं निकल रहा है। देखो दोनों बातें सही है, ये बोल रहा है कि एनर्जी ट्रांसफर होता है, आइडेंटिकल रहता है, एंड जो इसमें भी रहेगा ना, फॉरवर्ड और रिवर्स में दोनों सेम ही रहेगा एनर्जी ट्रांसफर, सही बात है। यहाँ पर बोल रहा है कि बहुत इफिशियंट प्रोसेस है, ये भी ठीक है। इफिशियंट क्यों है रिवर्सिबल, क्योंकि बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस है, आइडियली होता है, इस वजह से मोस्ट इफिशिएंट प्रोसेस ना। ठीक है, और इसमें क्या नहीं होती है, एंट्रोपी जनरेशन नहीं होता है। क्या नहीं होता है, एंट्रोपी जनरेशन रिवर्सिबिलिटी के लिए, तो इसलिए मोस्ट एफिशिएंट रहती है। तो दोनों करेक्ट है, बट
दे बोथ आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर एन आइडियल गैस इज ऑलवेज ग्रेटर, ठीक है, यानी Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सही बात है, क्यों? क्योंकि द हीट एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जो कांस्टेंट वॉल्यूम में जो हमारा हीट ऐड होता है इज नॉट यूटिलाइज्ड फॉर डूइंग एनी एक्सटर्नल वर्क, क्योंकि यहाँ पर जो कांस्टेंट वॉल्यूम में हमें वर्क क्या मिलता है, जीरो। तो जो भी हम हीट ऐड करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेसेस में, वो कुछ भी वर्क करने के लिए यूटिलाइज नहीं करता, इसलिए Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv। तो ए इसका ऑप्शन हो गया, and both are correct, and assertion reason is the correct explanation for the assertion, so option number A is correct। next question देखते हैं, the heat absorbed, देखो heat absorbed and rejected during polytropic process। heat, देखो वर्क डन तो हमें पता है पॉलीट्रॉपिक का, पॉली का क्या होता है वर्क डन, पॉली का होता है P1V1 माइनस P2V2 अपॉन n-1, लेकिन जो हीट होती है वो हो जाता है गामा माइनस एन अपॉन गामा -1, ठीक, इंटू P1V1 माइनस P2V2 अपॉन n-1। इस वजह से यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब्ड एंड हीट रिजेक्टेड को इसी को ही हमने W पॉली लिख दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्या ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट? पावर होती नहीं तो ये गलत हो गया, गामा माइनस एन अपॉन गामा -1 होता है इसलिए ये भी गलत हो गया, और ये स्क्वायर पावर होती नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आप ऐसे भी कर सकते हो। आइडेंटिफाई द प्रोसेस फॉर विच द टू इंटीग्रल्स PdV, इंटीग्रल PdV and माइनस VdP इवैल्यूएटेड बिटवीन एनी टू पॉइंट्स गिव्स द सेम वैल्यू। सर देखो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट है, ऐसा प्रोसेस क्यों? आइसोथर्मल में ही होता है। अब देखो इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं ना, डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं, तो D ऑफ PV इज इक्वल टू 0, ओके, तो PdV प्लस VdP इज इक्वल टू 0, तो PdV इज इक्वल टू माइनस VdP, ठीक, तो इंटीग्रल वैल्यू ऑफ बोथ विल बी सेम होंगी। कब? जब PV इज इक्वल टू कांस्टेंट और n इज इक्वल टू 1, क्योंकि PV पावर n ही तो रहता है चेंज वेरिएशन, तो n इज इक्वल टू 1, n 1 किस में होता है? आइसोथर्मल में, ठीक है, आइसोथर्मल के लिए रहता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेनन ऑकर्स व्हेन गैस इन अ पिस्टन सिलेंडर असेंबली एक्सपेंड रिवर्सिबली एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक, तो विच फेनोमेना ऑकर, कौन सा होगा? देखो पिस्टन क्या कर रहा है, पिस्टन सिलेंडर एक्सपेंड कर रहा है कांस्टेंट प्रेशर में, PV एक्सपेंड कर रहा है, कांस्टेंट प्रेशर है, क्या यहाँ पर वर्क, ये क्या होता है, यहाँ पर हीट एडेड टू द गैस, यहाँ होगा, जब हीट एडेड टू द गैस होगा, जब हीट एडेड टू द गैस होगा, जब हीट एडेड टू द गैस होगा तभी तो V1 से V2 जा रहा है, ये क्या था V1 से V2, तभी तो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर हीट ऐड हो रहा होगा गैस में हमने हीट ऐड किया, तो ये क्या होगा, एक्सपेंड कर रहा है, क्या कर रहा है, पिस्टन सिलेंडर एक्सपेंड कर रहा है रिवर्सिबली एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है ना, हमने बताया दोनों चीजों से एक्सपेंड कर रहा है, तो यहाँ पर क्यों कर रहा होगा, जब हीट एडेड टू द गैस, ठीक है ना, तो ये सही है। अभी हीट रिमूव अगर करोगे तो कंप्रेशन होता, हीट रिमूव करते तो कंप्रेशन होता, तो ये गलत हो गया। गैस डज नॉट वर्क फ्रॉम इट्स ओन स्टोर्ड एनर्जी, गैस डज वर्क नो स्टोर्ड एनर्जी बोल रहा है, तो स्टोर्ड एनर्जी की तो बात ही नहीं होगी, तो ये तो सारा गलत है, ये तो एब्सर्ड इक्वेशन हो गया, या ऑप्शन हो गया कि गैस अंडरगोज एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन जब यहाँ पर बोल रहा है एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है ना, तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन नहीं होगा, ठीक है ना, एडियाबैटिक मतलब उसमें कोई भी हीट इंटरेक्शन नहीं हो रही, ये बोल रहा है, सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर
ए, हीट इज एडेड टू द गैस, तभी ये कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क करेगा। जब कांस्टेंट प्रेशर बोल दिया तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन की बात ही नहीं हो गई, ये एक्सपेंड कर रहा है कांस्टेंट प्रेशर। ठीक, अभी 26 क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग स्टेडी फ्लो कंप्रेशन, कैसा है स्टेडी फ्लो कंप्रेशन, प्रोसेस एज अ गैस जिसकी मास फ्लो रेट 2 kg पर सेकेंड, नो इंक्रीज इन स्पेसिफिक एंथैल्पी दे रहा है। स्पेसिफिक एंथैल्पी मतलब स्मॉल h की वैल्यू दे रखा है, क्या स्मॉल h की वैल्यू किलो जूल पर केजी, एंड डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी भी दे रखा है 2 किलो जूल पर केजी। द रेट ऑफ हीट रिजेक्शन टू द एनवायरनमेंट इज 3 किलोवाट, द पावर नीडेड टू ड्राइव द कंप्रेसर। यहाँ पर स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगना है, ठीक है, क्या लगना है स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। हमने लगा दिया, मास फ्लो रेट दे रखा है, H1 दे रखा है, ठीक ना, इंक्रीज दे रखा मतलब डेल्टा H दे रखा है, ठीक है, तो हमें मास फ्लो रेट इंक्रीज दे रखा है, तो H2 माइनस H1 ज्यादा होगा, ठीक है, Q, तो हम ऐसे करते हैं 0 इज इक्वल टू m डॉट डेल्टा H प्लस m डॉट काइनेटिक एनर्जी डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं, और यहां पर दिया है माइनस ऑफ क्यू हो जाएगा क्योंकि क्यू यहां पर रहता है, तो माइनस ऑफ क्यू, तो रेट ऑफ हीट रिजेक्शन दे रखा है, हीट रिजेक्शन हो रहा है, तो हीट रिजेक्शन विल बी माइनस ऑफ 3 और प्लस W हमें निकालना है, तो हमने यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दी 2 के साथ, नो 15 2 जा 30 किलोवाट प्लस, देखो 2 यहाँ पर था, 2 2 जा 4, फिर माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, सॉरी यहाँ गलत कर दिया, क्या गलत किया, क्योंकि यहां पर बोला है डिक्रीज, ठीक है, यहाँ डिक्रीज बोला है, तो डिक्रीज हम जाएंगे 2 2 जा 4 माइनस में, तो माइनस 2 2 जा 4, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 30, ये -1 हो जाएगा, 30 -1 तो 29 किलो वाट, ठीक है, और प्लस W प्लस, ओके, तो W इज इक्वल टू -29 किलो वाट, ठीक, तो पावर नीडेड जो लिखते हैं W नीडेड इज इक्वल टू 29 किलो वाट, ये पॉजिटिव हम बता देंगे, ऑप्शन हमारे पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव में लिख दिए, ठीक है 29 किलो वाट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर अ सिंपल क्लोज्ड सिस्टम ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन the difference between the net heat and work interaction is identifiable as change in, देखो क्या बोला है, simple compressible system है, ठीक है, of constant composition, देखो simple compressible system में फर्स्ट लॉ हम लगाए, ठीक है लगा दो, तो Q is equals to डेल्टा U प्लस W हो जाता है। अब बता रहा है डिफरेंस बिटवीन द नेट हीट एंड वर्क, नेट हीट एंड मतलब Q माइनस W इज इक्वल टू डेल्टा U आ गया सिंपल क्लोज सिस्टम के लिए, तो बताओ इज आइडेंटिफाइड एज, क्या बोलेंगे, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी बोलेंगे, तो डी इज करेक्ट ऑप्शन, डिफरेंट लगा नहीं, सिंपल है। ओके 28 देखते हैं, द गैस कंटेन्ड इन अ क्लोज सिस्टम है, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ अ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट इज एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक, द वर्क डन बाय गैस मतलब W इज इक्वल टू प्लस का 50 एंड डिक्रीज इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर रही है ड्यूरिंग द प्रोसेस मतलब -30, तो हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग द प्रोसेस, तो Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 किलो जूल, है ना, 20 किलो जूल आ रहा है ऑप्शन, तो 20 किलो जूल आ, सिंपल क्वेश्चन था, एक्सपेंशन हो रहा है तो पॉजिटिव वर्क हो गया, डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी -30 हो गया, दोनों को ऐड किया तो 20 आ गया, सिंपल। यहां पर बोला है कि ना स्टेडी फ्लो है एडियाबैटिक टरबाइन, क्या है एडियाबैटिक टरबाइन है, तो हमने एडियाबैटिक टरबाइन बना दी, ठीक, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है, ये दिया है चेंज इन इंटरनल एनर्जी दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी पहले डेल्टा U फिर डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, ओके, फिर पोटेंशियल एनर्जी,
potential energy of the working fluid from the inlet to the exit is inlet to the exit मतलब is equals to -100 minus और -10 नो सॉरी गलती हो गई गलती यहाँ पर बोला है चेंज इंटरनल एनर्जी यहां से लिया ना और 0 इंटरनल एनर्जी इंथैल्पी ओके ये गलत हो रहा था इंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी दिया है -100 और फिर -140 फिर -10 और फिर 0 ठीक है हमें बताना है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन तो इनलेट टू आउटलेट मतलब 1 -2 हो रहा 1 -2 तभी तो हो रहा है ऐसा माइनस मिले तो हमें वर्क बताना है इंटरनल एनर्जी का स्टेडी फ्लो इक्वेशन में कोई काम नहीं होता तो इंटरनल एनर्जी की कोई जरूरत नहीं हमें एंथैल्पी काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो हमें यही दो बचे तो हमें -140 और फिर -10 इज इक्वल टू W तो -150 W आ गया 150 किलोजूल पर केजी कितना किलोजूल पर केजी तो अमाउंट डेवलप्ड बाय द टर्बाइन इज टर्बाइन और एक मिनट एक मिनट इसे माइनस में हमने लिखा है इनलेट माइनस ये ना ये पॉजिटिव में आएगा सॉरी ये पॉजिटिव में आएगा जब इधर चेंज हो जाएगी साइड चेंज हो जाएगी तो पॉजिटिव में आएगी ये पॉजिटिव हो जाएगा ठीक है ना तो 150 किलोजूल पर केजी आ जाएगा क्यों बता देता हूं कि यहां पर माइनस में दे रखा है इनलेट माइनस आउटलेट फ्रॉम इनलेट से आउटलेट जब जा रहा है तो क्या कर रहा है ये डिक्रीज कर रहा है ना एंथैल्पी मतलब क्या हो रहा है एक्सपेंशन हो रहा है ना ये तो U1 माइनस U2 क्या होगा ज्यादा होगा तो यहां पर हम जो लिख रहे थे H1 माइनस H2 ठीक है और प्लस काइनेटिक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा ना जो वहां पर लिखते थे प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या पॉजिटिव इज इक्वल टू W तो H1 माइनस H2 यहाँ पर अब क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा जब एक्सपेंशन हो रहा है तो 100 हो गया प्लस सॉरी 140 हो गया प्लस 10 हो गया इज इक्वल टू 150 हो गया ठीक है और साइन चेंजेस है अदरवाइज आप इतना ऐड करते तब भी 150 आता और टर्बाइन पॉजिटिव वर्क देगा इसलिए आप 150 लिख सकते हो कोई साइन की बात ही नहीं है यहाँ पर मैं बता बस रहा हूँ एन आइडियल गैस अंडरगोज आइसोथर्मल कंप्रेशन नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है एक आइडियल गैस है आइसोथर्मल एक्सपेंशन कर रहा है R से S ठीक है ना इन द टर्बाइन एज ऑन द डायग्राम ओके यहाँ में दे रखा है PV कोऑर्डिनेट में बार में और यहाँ पर मीटर क्यूब में RS दे रखा है ये दे रखा है 2 बार 1 बार 0.1 मीटर क्यूब एंड 0.2 मीटर क्यूब ओके एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज 100 जूल या 100 न्यूटन मीटर द अमाउंट ऑफ टर्बाइन वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस ये है तो कितना होगा ये पूरा होगा फिर तो ये तुम्हें 1000 दे रखा है ये हमें निकालना है इतना निकाल लो बस स्क्वायर का बस एक मिनट इरेज कर देता हूं इतना बस हम और निकाल लें इतना कैसे आएगा इतना आएगा 1 बार मतलब 1 बार 100 किलो पास्कल इंटू 10⁻³ इंटू यहाँ पर 0.1 यानी 10⁻⁴ इज इक्वल टू 10,000 और ऊपर कितना था 1000 ये कितना है 1000 तो 1000 कितना हो गया 11,000 जूल तो 11,000 जूल इज अ टोटल टर्बाइन वर्क आ गया तो 11,000 जूल इज न्यूटन मीटर इज टोटल टर्बाइन वर्क तो सी इज आंसर और 31 देखते हैं फर्स्ट बोल रखा है
कि 170 किलो जूल ऑफ हीट इज सप्लाइड टू अ सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक, कांस्टेंट वॉल्यूम में इतनी हीट सप्लाई की, ठीक, देन द सिस्टम रिजेक्ट्स 180 किलो जूल ऑफ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड यहां देखो रिजेक्ट कर रहा है मतलब 180 -180, ओके, एंड वर्क इज डन ऑन इट, मतलब W हमने वर्क डन किया तो मतलब -40 करते हैं सिस्टम में। यहाँ पर हीट सप्लाइड दे रहे हैं ना, हीट सप्लाइड, यहाँ पर हीट दे रहे हैं तो Q इज इक्वल टू +170 हो गया, ठीक है ना, W तुम्हारा 0 ही रहेगा। द सिस्टम इज फाइनली ब्रॉट टू इट्स ओरिजिनल स्टेट बाय एडियाबैटिक प्रोसेस। यहाँ पर हम आ गए वापस से, यहाँ पर वापस आ गए। Now, initial value of internal energy U1 is equals to 100 किलो जूल, ओके। अगर हम देखते हैं तो which one of the following is correct? The highest value of the internal energy occurs at the end of the highest value of, हमें निकालना highest value of internal energy, ठीक है ना, highest value of internal energy, मतलब ये 1 है, ये 2 है, ये 3। अभी हम फर्स्ट रो लगाते हैं तो यहाँ पर W तुम्हारा 0 होगा क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम है, ठीक, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो गया, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी कितनी आ जाएगी? 170 आ जाएगी, ठीक है, मतलब Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, W तुम्हारा 0 है तो Q 170 इज इक्वल टू U2 माइनस U1, तो U2 इज इक्वल टू 170 प्लस U1 और प्लस 100 कर दोगे तो 270, तो यहाँ क्या पहुंच गया, कितना हो गया यहाँ पर हो गया 270, ठीक, ओके। अभी इसी तरह हमें वापस से करना पड़ेगा 3 के लिए, हमें पता है Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, W उधर चला जाएगा तो कितना -140 बचेगा ना, -140 इज इक्वल टू U3 माइनस U2, और ये माइनस जब होगा 270 प्लस, मतलब U2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 270 और -140 इज इक्वल टू U3, तो कितना हो जाएगा 130, कितना हो जाएगा 130, यहाँ 130 किलो जूल आ गया, इसका मतलब ये इसमें यहाँ पर U3 कितनी हो गई, U3 इज इक्वल टू 130 किलो जूल, यहाँ पर U2 270, तो हाईएस्ट वैल्यू हम बताए थे इंटरनल एनर्जी, तो यहाँ पर देखो U1 100 है, ये U2 है 270 है, U3 इज 130, तो हाईएस्ट वैल्यू U2 हुई, तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑकर्स एट द एंड ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, सही बात है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के बाद ही खत्म हो रहा है, तो A इज करेक्ट ऑप्शन, A इज राइट ऑप्शन, ठीक है, A फिर राइट हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, तो अभी 1 घंटे से ज्यादा हो रहा है ये वीडियो, ठीक है, तो मैं अभी इसे खत्म करता हूँ, इसे स्टॉप कर देता हूँ। हमने काफी 31 क्वेश्चन तक लगा लिया, 30 क्वेश्चन अभी और हैं आगे, ये पूरे अभी काफी स्लाइड्स हैं, ठीक है, तो मैं उसे कंप्लीट करवाऊंगा नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, इसका पार्ट 2 आ जाएगा और आप इसे कंप्लीट कर लेना, ओके। तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन, और इसकी प्रैक्टिस करते रहें। इसका करने का तरीका क्या है कि इन्हीं क्वेश्चन को बार बार रिपीट करें, क्योंकि ये रेगुलर ना टाइम पे डिफरेंट एग्जाम्स में रिपीट करते हैं क्वेश्चन, और इसी तरह मैं पहले थर्मो को खत्म करूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।